नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग आगे जो बीएससी सेमेस्टर वाइज या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। और आज की क्लास में जो हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिशियन हैं उनकी तो हम लोग चर्चा यहाँ पे कर ही चुके हैं। फिर उसके साथ साथ हमारे पास कितने टाइप के डेटा होते हैं, किस टाइप का हमारे पास पॉपुलेशन या सैंपल के क्या कंसेप्ट होते हैं, आज हम उनकी चर्चा करेंगे। तो ये हमारा L1 क्लासेस का ये यूट्यूब चैनल और ये टेलीग्राम का लिंक, और अगर आप L1 क्लासेस प्रयागराज अगर आप सर्च करते हैं तो आपको इस लोगों के साथ एक ऐप दिखाई देगा जिस पे आप रजिस्टर करके बाकी की सारी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन की सबसे पहले चर्चा की गई है, और इस संदर्भ में सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि स्टैटिक्स में पॉपुलेशन का मतलब कुछ अलग होता है। जैसे नॉर्मली हम लोग जियोग्राफी के टर्म में या फिर नॉर्मल हम कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो उसमें कहते हैं कि भारत में या यूपी में रहने वाले जो लोग हैं उनको हम एक पॉपुलेशन कह देते हैं। लेकिन स्टैटिक्स में इसका जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्टैटिक्स में पॉपुलेशन का थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट रखा गया है। उसमें लोग तो शामिल ही हैं, लेकिन हमारे पास जो फील्ड एक्सपेरिमेंट या कोई अदर अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनकी स्टडी कर रहे हैं, तो उस अंडर स्टडी जो भी हमारी यूनिट्स आएंगी हम उनको पॉपुलेशन ही बोलेंगे वहाँ पर। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट चल रहा है जहाँ पे हमें जंगल में हमें किसी विशेष टाइप के पौधों का हमें सर्वे करना है। सपोज करिए कि एक डेंस फॉरेस्ट है और उस डेंस फॉरेस्ट में हमें कोशिश ये करना है कि हमें आम के या नीम के या इमली के जितने भी पेड़ होते हैं उनको हमें काउंटिंग करना है। तो हमें एक एक पेड़ के पास या तो जाके गिने या सैम्पलिंग करके उसके माध्यम से हम निकालें। तो सैम्पलिंग के माध्यम से इस केस में हम लोग सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का यूज करते हैं। लेकिन ये जब आप सैम्पलिंग पढ़ेंगे अगले मतलब थर्ड सेमेस्टर में, तो वहाँ पे इसकी चर्चाएं होंगी, या फिर बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में। तो सैम्पलिंग उस केस में हम जब हमारे पास पॉपुलेशन को मेज़र करना पॉसिबल नहीं होता, पूरी पॉपुलेशन का कंप्लीट सेंसस या कंप्लीट इनुमरेशन पॉसिबल नहीं होता, तो उस केस में हम सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं और इसके माध्यम से पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे है। पॉपुलेशन इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डेंस फॉरेस्ट जो हमारे पास है वो पूरी हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे पेड़ हैं आदमी नहीं है तो उसको पॉपुलेशन क्यों कह रहे हैं। तो पॉपुलेशन का टर्म जो स्टैटिस्टिक्स में होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है। तो यहाँ पर लिखे देखेंगे क्या कि द इंटायर सेट ऑफ इंडिविजुअल्स आइटम्स आर इवेंट्स अंडर स्टडी इज नोन एज पॉपुलेशन। अंडर स्टडी जो भी हमारे पास मटेरियल रहेगा, जो भी हमारे पास यूनिट्स रहेंगी, हम उनको पॉपुलेशन यहाँ पे कहेंगे। इट इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल यूनिट्स दैट आर फिट फॉर द क्राइटेरिया ऑफ अंडर स्टडी। ठीक है। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया जो हमारे पास पॉपुलेशन में जैसे बता रहे हैं कि जंगल में हमें नीम के या आम के पेड़ों की संख्या में काउंटिंग करनी है, मैंगोज़ की काउंटिंग करनी है, तो उस केस में हमारे पास जो पेड़ हैं, जो जंगल के पेड़ हैं, वो हमारा पॉपुलेशन के रूप में ट्रीट किया जाएगा। इसके एग्जांपल के तौर पर देखा गया कि ऑल द पीपल इन ए कंट्री व्हेन स्टडीइंग नेशनल हेल्थ स्टैटिस्टिक। फिर यहाँ पे पीपल की बात कर दी गई जब हम हेल्थ स्टैटिस्टिक की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरे में क्या है कि एवरी कार मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन ए ईयर व्हाइल स्टडीइंग मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की अगर चर्चा कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास जो कार जितनी भी किसी कंपनी द्वारा कार बनाई गई हैं उनकी हम संख्या, टोटल संख्या की बात करेंगे। ठीक है, वो हमारी पॉपुलेशन होगी। ठीक। अब यहाँ पर दूसरा अगला जो टर्म है हमारे पास वो सैंपल है। सैंपल अभी जस्ट बोले क्या कि जो हमारे पास बड़ी पॉपुलेशन है जहाँ पे हमारे पास कंप्लीट उसका एनुमरेशन पॉसिबल नहीं होता है, उस केस में हम सैम्पलिंग मेथड का यूज करते हैं। तो उस केस में हम करते क्या हैं कि एक पॉपुलेशन से एक छोटा सा हिस्सा उसमें से ड्रा करते हैं, और उस ड्रान जो सबसेट है, जो छोटा सा पार्ट है, उसी को हम सैंपल कहते हैं।
यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास पॉपुलेशन है उसमें से एक छोटा सा, अगर यन साइज की पॉपुलेशन है तो स्मॉल यन साइज का जो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स ड्रा करेंगे तो इसको हम सैंपल कहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि अब सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, ये टर्म ध्यान में रखिएगा, अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन that is selected for the actual study or analysis, it is used when it's it is impractical या impossible to study the entire population। अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन को हमें स्टडी करना पॉसिबल ना हो तो उस केस में हम लोग यहाँ पर सैम्पलिंग मेथड या सैंपल निकाल कर सैंपल ड्रा करके उसकी एनालिसिस करते हैं, और यही जो प्रोसेस होगा उसी को हम सैम्पलिंग आगे कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, द गोल इज फॉर द सैंपल टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, so conclusion drawn from the sample can be generalized to the population। तो पॉपुलेशन के लिए इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ए ग्रुप आगे इसमें एग्जांपल है कि ए ग्रुप ऑफ 1000 पीपल सेलेक्टेड फ्रॉम द कंट्री फॉर ए सर्वे ऑन पब्लिक ओपिनियन। तो इसमें देखेंगे अगर हमारे पास एक कंट्री से 1000 लोगों का एक समूह ले लिया जाए पब्लिक ओपिनियन किसी के लिए, तो उस केस में हमारे पास ये जो 1000 लोगों का समूह होगा ये सैंपल कहलाएगा। अब हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ डेटा। डेटा टाइप हमारे पास क्या है, डेटा टाइप में हमारे पास क्या है कि किस टाइप के हमारे पास डेटा होते हैं। बेसिकली देखिए हमारे पास दो तरीके के डेटा होते हैं, एक क्वालिटेटिव डेटा होता है, क्वांटिटेटिव डेटा होता है। क्वालिटेटिव डेटा में क्या होता है कि जहाँ पर हम उन चीज़ों का जो हमारे पास अंडर स्टडी जो मटेरियल है उसका हम मैथमेटिकल मेजरमेंट ना कर पाएँ। जैसे कोई भी आदमी ईमानदार रहे, ऑनेस्टी अगर कहा जाए तो ऑनेस्टी हम किसी का मेज़र नहीं कर पाएंगे कि कोई आदमी 1.5 किलो ईमानदार है या 2 किलो ईमानदार, हम ऐसा कोई मेजरमेंट उसका नहीं कर पाते हैं। इस केस में हम कहेंगे कि हमारे पास ऑनेस्टी या हम्बलनेस या ब्लाइंडनेस, डीफनेस या हैंडसम, ब्यूटीफुल, इस तरीके की ये जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिनका हम मैथमेटिकल मेजरमेंट नहीं कर पाते, उनको हम कहते हैं दिस इज़ क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटी बता रहा है वो। और जिनका हम मैथमेटिकल मेजरमेंट कर लेते हैं, जो हमारे पास फिजिक्स में 7 यूनिट्स होती हैं उनमें जिनका हम मेजरमेंट कर लेते हैं, हम उनको कहेंगे वो क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वालिटेटिव डेटा की जब हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है क्या कि क्वालिटेटिव डेटा को ही हम कैटेगोरिकल डेटा भी कहते हैं, और इसमें नॉन न्यूमेरिक डेटा दैट डिस्क्राइब्स क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है, तो ये क्वालिटीज को डिफाइन करता है। और इन सॉरी, तो जो हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होता है इसी के हमारे पास प्रकार होते हैं, इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें पहली कैटेगरी है हमारे पास नॉमिनल डेटा। ये आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में इसकी ऑर्डरिंग की जाती है, किस तरीके से हम उसको सीक्वेंसिंग करते हैं डेटा की। तो जब उसकी चर्चा करेंगे तो हम लोग वहाँ पे जब वही जस्ट 1-2 क्लास बाद जब हम फ्रीक्वेंसी डेटा की चर्चा करेंगे या टेबुलेशन या क्लासिफिकेशन की जब हम चर्चा करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आएंगी फिर से। तो यहाँ पर क्या है कि नॉमिनल डेटा में क्या है कि डेटा दैट रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज विदाउट एनी इनहेरेंट ऑर्डर। मतलब हमारे पास कि ऐसी कैटेगरीज, ऐसे डेटा की कैटेगरीज जो किसी इनहेरेंट ऑर्डर को प्रेफर ना करें। ठीक है, उस केस में हम उनको कहते हैं नॉमिनल डेटा। जैसे इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर हम कहें कि हमारे पास जो जेंडर है, ठीक है, इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं कर सकते कि यहाँ पर ये जैसे यूपीएससी का रिजल्ट देखते होंगे तो उसमें ऐसा नहीं होता कभी कि पहली रैंक में हमेशा महिला ही आएगी या पुरुष आएगा या ट्रांसजेंडर आएगा, इस तरीके से कभी नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी अगर हमारे पास बिना किसी ऑर्डर के अगर हम इसको लिखते हैं, विदाउट किसी ऑर्डर के, तब उसको कहते हैं ये हमारा नॉमिनल डेटा है। ठीक, और जब हमारे पास
कोई ऑर्डरिंग हम कर देते हैं, कुछ ऑर्डर या कुछ सीक्वेंस हम इसमें इनबिल्ड कर देते हैं, इनहेरिट कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये हमारा ऑर्डिनल डेटा है। ठीक है, तो सॉरी अभी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं हो पाई है पूरी तरह, इसलिए जो है थोड़ा खांसी आ रही है। तो डेटा दैट रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज विथ ए मीनिंगफुल ऑर्डर बट नो फिक्स्ड इंटरवल बिटवीन देम। तो इसमें हमारे पास क्या है कि यहाँ पे कोई कैटेगरीज, हमारे पास क्या है, मीनिंगफुल कैटेगरीज का हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा क्या है, कैटेगरीज विथ ए मीनिंगफुल ऑर्डर बट नो फिक्स इंटरवल बिटवीन देम। तो हमें कोई इंटरवल नहीं रखना उनके बीच में, लेकिन हमें क्या करना है, उनमें विथ मीनिंगफुल कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट हम उसमें इनबिल्ड कर देते हैं। जैसे सपोज करिए कि अगर एक हमारे क्लास है, किसी कोई क्लास है या कहीं ढेर सारे लोग प्रेजेंट हैं, उसमें हमें कह दिया जाए कि इनके हमें अलग अलग टाइप में हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास अभी यहाँ पर जेंडर, मेल फीमेल या आई कलर, इस तरीके की चीज़ें हैं, ये गॉड गिफ्टेड होती हैं। इनके आधार पर हम जो ऑर्डरिंग करेंगे उनको हम नॉमिनल डेटा कहेंगे। लेकिन जो इनबिल्ट मतलब कुछ अदर, अगर हमारे पास कुछ अदर चीज़ें, कुछ अदर जैसे एजुकेशन या पुअरनेस या इस तरीके की कोई उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी या वो किस टाइप के इसकी इनकम है, इस तरीके की अगर हम किसी भी कैटेगरी को हम उसमें इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये हमारा ऑर्डर्ड डेटा हो जाता है, ऑर्डिनल डेटा हो जाता है, क्योंकि हमने उसमें कुछ ना कुछ कैटेगरीज इन्वॉल्व की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल के तौर पे एजुकेशन लेवल, हाई स्कूल, बैचलर, मास्टर, या जो हमारे पास गुड्स होते हैं, जो सामान होते हैं, उनमें जो रेटिंग दी जाती है पुअर, फेयर, गुड या एक्सीलेंट, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्या है, क्वालिटेटिव डेटा हो गया, ये क्वांटिटेटिव डेटा है। क्वांटिटेटिव डेटा में क्या होता है कि हमारे पास जिनका मैथमेटिकल मेजरमेंट हम कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, जिनका हम मैथमेटिकल मेजरमेंट कर सकते हैं उन डेटाज को हम क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं। और इसमें यहाँ पर डेफिनेशन में देखेंगे, न्यूमेरिक डेटा दैट कैन बी मेजर्ड आर काउंटेड नोन एज क्वांटिटेटिव डेटा। फिर इसमें क्या है, इसमें दो टाइप के डेटा होते हैं, फिर से जैसे वहाँ नॉमिनल और ऑर्डिनल था, वैसे यहाँ पर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस होते हैं। डिस्क्रीट डेटा में क्या करते हैं कि डिस्क्रीट डेटा कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट सेपरेट वैल्यूज ऑफ्टन काउंटेड काउंट्स ऑफ आइटम्स या यूनिट्स। इसमें क्या हो जाता है, डिस्क्रीट डेटा में क्या है कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हमारे पास डिस्टिंक्ट होती हैं, मतलब एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। और कॉन्टिन्यूअस में क्या है कि कॉन्टिन्यूअस में क्या है, एनी वैल्यू, डेटा कैन टेक एनी वैल्यू विद इन ए रेंज। जैसे सपोज करिए कि अगर हम यहाँ पर लिख दिए x लाइज बिटवीन 0 to 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, x का वह मान जो 0 से 2 के बीच में है, और 0 से 2 के बीच में इनफाइनाइट मान एग्जिस्ट करते हैं। तो उस केस में हमारे पास इस तरीके की जब भी हमारे पास वैल्यूज लिखी रहेंगी उनको हम कहेंगे ये हमारा कंटिन्यूअस डेटा का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है कि डेटा दैट कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज। ठीक है, उसको हम कंटिन्यूअस डेटा कहते हैं। फिर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे क्या है, हाइट इन मीटर, वेट, टेम्परेचर, इस तरीके की चीज़ें, जनरली इस तरीके की चीज़ें हम यहाँ पे इसको कंटिन्यूअस वेरिएबल के रूप में ट्रीट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका फ्लक्चुएशन इतना जल्दी होता है, इतना तेज़ी से होता है कि हमें उसके लिए एक डिस्टिंक्ट वैल्यू लिखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि अब इसमें जो ऑर्डिनल और नॉमिनल दो डेटा हम देखें, उसी में एक आगे जो डेफिनेशन, अगर इसकी हम आगे अगर आपके सिलेबस को देखें, जो सेमेस्टर वाइज वाला सिलेबस है या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइबा वगैरह में इस टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वहाँ पर इंटरवल और रेशियो स्केल दो चीज़ें और लिखी थी। ठीक है, दो चीज़ें और, अभी डेटा के और भी टाइप होते हैं, उनको आगे चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन ये जो आपके सिलेबस में है इसकी पहले बातें हम करते हैं। तो इंटरवल स्केल में क्या है कि एन इंटरवल स्केल इज क्वांटिटेटिव स्केल, ध्यान में रखिएगा, क्वांटिटेटिव स्केल where the difference between values is meaningful and it has equal interval।
between consecutive points. However, it does not have a true zero point. True zero point, which means ratio of values cannot be meaningfully interpreted. मतलब ये कहने का कि जब हमारे पास कोई भी हमारे पास इंटरवल स्केल हम उसको कहेंगे कि जहाँ पर हमारे पास डेटा जो हमारे पास दिया गया है वो एक रेंज में हो, एक मीनिंगफुल तरीके से किसी मतलब एक रेंज के बीच में डिफाइंड हो, और उसमें जीरो पॉइंट, जो ट्रू जीरो पॉइंट है वो इन्वॉल्व ना हो। ट्रू जीरो पॉइंट का मतलब ये होता है, ये इतना समझिए अभी बेसिक स्तर पे, कि जिसमें जीरो इन्वॉल्व ना हो, एग्जैक्ट जीरो वैल्यू इन्वॉल्व ना हो, उसको हम कहेंगे ये ट्रू जीरो वैल्यूज नहीं है। मतलब जीरो इन्वॉल्व ना हो उसी को ट्रू जीरो कहते हैं। ठीक है, ट्रू जीरो का मतलब एग्जैक्ट जीरो एक तरीके से कह सकते हैं। अभी यहाँ बेसिक स्तर पे, बाकी आगे चल के इसकी वैल्यूज इसके कुछ डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, तो वो आगे जब भी चर्चाएँ आएंगी तो उसको वहाँ पे बताया जाएगा। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे जीरो मतलब ये ट्रू जीरो का मतलब ये समझिए कि एग्जैक्ट जीरो वैल्यूज आर नॉट इन्वॉल्व इन दैट केस। ठीक, तो इंटरवल जो हमारे पास स्केल होती है एक तरीके से क्वांटिटेटिव स्केल होती है, फिर इसमें जो वैल्यूज होती हैं वो मीनिंगफुल होती हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पे इट डज नॉट हैव ए जीरो पॉइंट। मतलब जैसे अगर हमें इंटरवल स्केल लिखनी है तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरीके से अगर हम लिखते चले जा रहे हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा एक इंटरवल स्केल है। लेकिन हाँ, ये इंटरवल स्केल है, लेकिन ये रेशियो स्केल नहीं होगी क्योंकि इसमें जीरो इन्वॉल्व नहीं है। अभी आगे जस्ट आएगा। तो इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल में ज़्यादा अंतर नहीं है, इसमें जीरो टू जीरो वैल्यूज इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं और यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जीरो से डेटा शुरू हो भी सकता है, नहीं भी शुरू हो सकता, मतलब कैन नॉट जरूरी नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इस केस में जब रेशियो स्केल की बात करेंगे तो इस केस में हमारे पास ट्रू जीरो का होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखिए, ए रेशियो स्केल इज ए क्वांटिटेटिव स्केल दैट हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरवल स्केल। मतलब इसमें सारी इंटरवल स्केल की प्रॉपर्टीज होती हैं विथ द एडिशन ऑफ ट्रू जीरो पॉइंट। मतलब इसमें जीरो पॉइंट अगर यही हम 0 से 10 भी इसमें इन्वॉल्व कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो स्केल हो जाएगा। ठीक है, जीरो पॉइंट, दिस मीन्स दैट नॉट ओनली आर द डिफरेंसेस बिटवीन वैल्यूज आर मीनिंगफुल, आर यहाँ पे होना चाहिए था, मीनिंगफुल एंड कंसिस्टेंट, आर मीनिंगफुल एंड कंसिस्टेंट, बट ratio of values are also meaningful because the 0 point indicates the complete absence of the quantity being measured। ठीक है, मतलब हमारे कहने का ये कि जब हम जीरो को इन्वॉल्व कर देते हैं तो उसमें कहने का मतलब ये जो यहाँ पे एक लास्ट लाइन में लिखा है कि द जीरो पॉइंट इंडिकेट्स द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। मतलब ऐसी कोई क्वांटिटी हमारे पास नहीं रह गई है जिसका हमने मेजरमेंट नहीं किया हो। ठीक है, तो ये हुआ आपका इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। बस दोनों में ये इतना ध्यान में रखिएगा कि ये कभी कभी आपसे वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं या ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं तो पूछ सकता है कि रेशियो स्केल जब हम क्वेश्चन कराएंगे इस पर आगे चल के जब ये यूनिट्स खत्म हो जाएंगे तो इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जब हम क्लास लेंगे तो उसमें यहाँ से एक आध क्वेश्चन हम इन्वॉल्व करेंगे। तो इसमें एक चीज़ ये समझिए कि हमारे पास जो रेशियो स्केल होता है वो कंप्लीट मतलब अपने आप में पूरी तरह समाहित कर लेता है इंटरवल स्केल को, बस उसमें एक जीरो पॉइंट मतलब जो ट्रू जीरो पॉइंट है वो भी ऐड हो जाता है बस। मतलब क्या कि अगर हम यहाँ पर एक टर्म में लिखना चाहें, रेशियो स्केल को अगर हम बनाना चाहें तो इंटरवल स्केल प्लस ट्रू जीरो पॉइंट। मतलब इंटरवल स्केल में अगर हम जीरो पॉइंट जो हमारा पर ट्रू जीरो पॉइंट है
उसको हम ऐड कर दें तो हमारा रेशियो स्केल आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे क्या है, अब आगे जो क्लासिफिकेशन होते हैं ये थोड़ा सा हटके होते हैं। आगे जाएंगे जब टाइम सीरीज एनालिसिस वगैरह आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे इनकी चर्चाएं आती हैं। तो टाइम सीरीज डेटा क्या होता है? दिस इज द टाइप ऑफ डेटा, ध्यान में रखिएगा कि ऐसा डेटा जहाँ पे टाइम के साथ मेजरमेंट हो, टाइम के साथ मेजरमेंट हो। जैसे धान का इस साल का उत्पादन, पैडी का इस साल का उत्पादन जो है वो पिछले साल कितना रहा, मतलब 2010 में कितना रहा, 11 में कितना रहा, 12 में कितना रहा, इस तरीके से 23, 24 या भविष्य में 25, 26, 27, 28 में कितना पैदावार होने की संभावना है। जब हम उसको उस प्रोडक्शन को या किसी वेरिएबल को टाइम के साथ जोड़ दें तो हमारा टाइम सीरीज डेटा हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि दिस इज अ टाइप ऑफ डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस recorded at a specific time interval. It is commonly used to track changes over time, identifying trend and forecast future values. ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे एक चीज़, तो टाइम सीरीज डेटा हमारे पास क्या होता है जिसकी रिकॉर्डिंग टाइम के साथ हो। ठीक है, और स्टॉक प्राइसेस यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखा गया है कि स्टॉक जो प्राइसेस होते हैं वो हमेशा डेली बेसिस पर वो रिकॉर्ड होते हैं। स्टॉक प्राइसेस डेली के बेसिस पर रिकॉर्ड होते हैं और उसमें क्या होता है कि हर एक, जब भी हमारे पास डे की क्लोजिंग होती है या एंड ऑफ द डे होता है, उस केस में हमारे पास कुछ वहाँ पे जो फिगर्स, आप कोई भी मार्केटिंग ऐप देख लीजिए, चाहे जीरोधा का हो या ग्रो का हो या इस तरीके से जो एंजल वन है, बहुत सारे ऐप आने लगे हैं जिसके माध्यम से लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। तो उसमें देखेंगे तो वो डे स्टॉक्स, जो स्टॉक्स प्राइसेस हैं वो डे के एंड में, या मतलब उसकी पूरी एक समरी, आप 4 साल पहले का भी डेटा अगर देखना चाहेंगे तो वो भी वहाँ पे दिया रहेगा। इसी तरीके से वेदर डेटा होता है। वेदर डेटा में आप लोग देखते होंगे आजकल मोबाइल में मैसेज आने लगा है कि अगले 2 घंटे बाद या 2:20 पे या इस टाइम पे शाम को इतने बज के इतने मिनट पे बारिश होने की संभावना है। तो वहाँ पे टाइम और सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर सेल्स डेटा है, वीकली मंथली सेल फिगर जो होता है वो किस तरीके से इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, किस तरीके से मतलब वो टाइम के साथ दिया जाता है। वही वीकली डेटा है, वीकली का मतलब क्या, टाइम आ गया, और टाइम आ गया तो वो हमारा टाइम सीरीज डेटा हो जाएगा। फिर इसके बाद अब देखिए अगला एक क्लासिफिकेशन है जियोग्राफिकल डेटा का। जियोग्राफिकल डेटा में क्या है, किसी एक विशेष जियोग्राफी को हम ऐड करेंगे अब। ठीक है, तो इसमें जियोग्राफी में क्या है, जियोग्राफिकल डेटा refers to the information that is associated with a specific location on earth surface। मतलब पृथ्वी के सरफेस पे जो हमारे पास अलग अलग स्थान है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान, नेपाल, अमेरिका, यूरोप के बहुत सारे कंट्री, चाइना, अपना जापान, इस तरीके से जो मतलब डेटा हमारे पास दिए गए हैं, अगर वो जियोग्राफी एक विशेष लोकेशन के साथ इन्वॉल्व हो जाए, मतलब उनमें एक पैरामीटर ये भी इन्वॉल्व कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए कि ये जियोग्राफिकल डेटा है, सॉरी ये जियोग्राफिकल लोकेशन है, तो उस केस में हम उस डेटा को कहेंगे ये हमारा जियोग्राफिकल डेटा है। दिस टाइप ऑफ डेटा इज क्रूशियल फॉर द वेरियस एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग मैपिंग, अर्बन प्लानिंग, नेविगेशन, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड मोर। ठीक है, तो इस टाइप का जो डेटा हमारे पास दिया जाता है उसमें मैपिंग का या अर्बन ग्रोथ का, सबसे पहले मान लीजिए कि सपोज करिए कि ये प्रयागराज शहर का ही कितना विस्तार हो रहा है, या कोई लखनऊ शहर है, आगरा शहर है, कानपुर है, मेरठ मुरादाबाद है, बनारस है, इस तरीके के जो शहर हैं उनमें कितना अर्बन ग्रोथ होती है या कितना अर्बन ग्रोथ हो रहा है, उसकी सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से भी इसकी मतलब एग्जैक्ट ग्रोथ पता कर लेते हैं। या जो संबंधित स्थानों के नगर निगम है उन पे डेटा आता है कि पहले इतने हाउस होल्ड थे, इतने घर यहाँ पे बने थे, अब इतने घर और बढ़ गए, तो वो परसेंटेज एक रेशियो कैलकुलेट कर लिया जाता है कि इतना स्पीड से या इतना रेट से हमारे जो शहर हैं, करस्पॉन्डिंग शहर हैं, उनका विकास हो रहा है या उनमें पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, डिजिटल मैपिंग, मैप में क्या है, डिजिटल और प्रिंटेड मैप विथ फीचर्स लाइक रोड, सिटीज, terrain and boundaries
और फिर इसके बाद सैटेलाइट इमेजरी। सैटेलाइट इमेजरी में क्या करते हैं कि इसमें इमेज ऑफ द अर्थ सरफेस कैप्चर्ड बाई सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग एनवायरमेंटल चेंजेस एंड लैंड यूज एंड अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है। फिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS सिस्टम, ये ध्यान में रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब आप स्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो आगे जब भी PG के बाद जब आपको UGC नेट का पेपर देना होगा तो उसमें GIS इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, GIS सिस्टम, इससे 1 2 3 क्वेश्चन मतलब हर दूसरे साल या हर साल एक आध क्वेश्चन इससे हर साल रहता है। तो इसमें GIS सिस्टम में ध्यान में रखिएगा कि GIS सिस्टम में क्या चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें एक होता है कि डेटा यूज्ड इन GIS सॉफ्टवेयर टू एनालाइज विजुअलाइज स्पार्शियल रिलेशनशिप such as distribution of a population or the proximity of resources। तो इस केस में जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो सिस्टम होता है इसमें डेटा के रिकॉर्डिंग, स्टोरेज, इस तरीके का इनका सीक्वेंस या क्या किस तरीके का कवर करता है उसमें पूछा जाता है। और जब UGC नेट का आप सिलेबस पढ़ेंगे तो उसमें मैंने ही पढ़ाया हुआ है कि ये किस तरीके का काम करता है। ठीक है। UGC नेट वाले उसमें जब वो सिलेबस में जाएंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको मिलेंगी पढ़ने को। फिर इसके बाद लोकेशन डेटा है। लोकेशन डेटा में क्या है, GPS कोऑर्डिनेशन, हर जगह आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं GPS। फिर स्ट्रीट एड्रेस, फिर उसके बाद जिप कोड्स दैट आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लोकेशंस। तो इस तरीके से किसी भी जो हमारे पास स्थान है, कोई भी स्थान हमारे पास, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इस तरीके से अगर दिया गया हो तो उसमें हम ये करते हैं कि उस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के माध्यम से हम एग्जैक्ट उस लोकेशन पर पहुंच सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आया फ्रीक्वेंसी डेटा। फ्रीक्वेंसी डेटा में क्या है कि कोई भी डेटा या कोई भी नंबर या कोई भी जो हमारे पास संख्या है वो कितनी बार रिपीट होती है, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ हमें क्लब करना होता है। आगे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते हैं उसको भी सीखेंगे। और हमारे पास कोई रा डेटा दिया गया है तो हम उसको कैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसका मेन मीडियन मोड किस तरीके से निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं अभी अगले जस्ट 1 2 क्लासेस में। ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेटा में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डेटा रिफर्स टू द डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स। नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। ईच वैल्यू और कैटेगरी occurs in a database. It is often used to summarize categorical or discrete variables, making it easier to see pattern and distribution। तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ स्टूडेंट हैं, उनके मार्क 16 मार्क पाने वाले 10 लड़के हैं। तो 10 लड़के, जो नंबर ऑफ लड़कों की संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो संख्या है, वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है। फिर 22 नंबर पाने वाले 8 लोग, 30 नंबर पाने वाले 12 लोग, 35 नंबर पाने वाले 15 लोग। इस तरीके से देखेंगे तो 42 नंबर पाने वाले 2 लोग, 45 नंबर पाने वाले 2 लोग। इस तरीके से जब हमारे पास चीज़ें दी रहती हैं तो हम इन्हीं को कहते हैं ये हमारा एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसी को हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलेंगे आगे चल के। ठीक है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी डेटा हो गया। अब उसके बाद नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा क्या है। नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा में क्या है कि कोई भी आइटम जनरली रिपीट नहीं होता है। जो नंबर ऑफ रिपीटिशन होती है किसी भी चीज़ की, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और यहाँ पर नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा में क्या है कि वो चीज़ें हमारे पास रिपीट ही नहीं हो रही हैं। ठीक है। जब हमारे पास वो चीज़ें रिपीट नहीं हो रही तो हम उनको नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा बोलते हैं। तो नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा रिफर्स टू द डेटा दैट डज नॉट इनहेरिट या फोकस ऑन काउंटिंग आकर्स or frequencies। This type of data can be continuous, qualitative or simply not organized into frequency counts। ठीक, that is when the data is not represented by their frequencies is called non frequency data। मतलब ये इतना आपका जो डिफिनीशन है ये याद रखने लायक है। ठीक है। ठीक है। व्हेन द डेटा इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय देयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड नॉन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट और उसका मार्क। एक ही लड़का है जिसने 52 नंबर पाया, 2 लड़के हैं जो 53, नहीं सॉरी, ये नंबर
स्टूडेंट नंबर है, पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौथा, पांचवा और छठवां। इसमें अगर ये कह दिया जाता नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है, स्टूडेंट नंबर और नंबर ऑफ स्टूडेंट में अंतर होता है, तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाता तब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, फ्रीक्वेंसी डेटा हो जाता। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट नंबर लिखा है, मतलब ऐसा स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, इस तरीके से करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये लड़के या स्टूडेंट या लड़कियाँ जो भी हैं यहाँ पे वो नंबर अपना मार्क ऑब्टेन किए हुए हैं 100 में से। तो इसको हम यहाँ पर कहेंगे ये हमारा नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिपीटेड या नंबर ऑफ स्टूडेंट रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट नंबर के साथ इस तरीके से नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा को हम लोग लिखते हैं। अब देखिए एक आप लोगों के में एक टर्म है कि डिज़ाइनिंग ऑफ ए क्वेश्चनायर या शेड्यूल या क्वेश्चनायर को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो शेड्यूल या क्वेश्चनायर को डिज़ाइन करने का मतलब यहाँ पे एक ब्रीफ हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से बनाते हैं। फिर एक शेड्यूल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में जो यूज किया जाता है उसको हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट सर्विस के लिए अपने शेड्यूल्स बनाती है। जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है उसके हिसाब से वहाँ पे क्वेश्चंस डाल दिए जाते हैं। फिर क्वेश्चनायर या शेड्यूल उस तरीके से प्रिपेयर कर लिया जाता है जो आपका ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। अगर आप भारत में लोगों के हेल्थ के बारे में चेकअप करने जा रहे हैं, हेल्थ का सर्वे करने जा रहे हैं, तो उसमें ऐसा कोई डेटा या क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों की जानकारी ना मिले। ठीक है, तो आप जैसे सपोज करिए हेल्थ पे हम सर्वे करने जा रहे हैं, किसी गांव में किसी आदमी से हमें पूछा कि भाई बताओ कि आपकी हेल्थ कैसी है, या वहाँ पे हेल्थ के बारे में तो पूछ लिया, या उससे पूछ लो कि भाई आप अपने मामा के यहाँ कब गए थे, तो मामा के यहाँ जाने और उसके हेल्थ में कोई रिलेशन नहीं होता है। इसलिए एब्सर्ड क्वेश्चन जो अतार्किक क्वेश्चन होते हैं उनको हमें नहीं पूछना या उनसे बचना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बताई जाएगी इस क्लास में कि आपको किस तरीके का क्वेश्चनायर आपको डिज़ाइन करना होता है या कैसे डिज़ाइन करते हैं क्वेश्चनायर या शेड्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चनायर देखेंगे। क्वेश्चनायर और शेड्यूल में बेसिक अंतर इतना होता है कि क्वेश्चनायर इन्फॉर्मेंट स्वयं भरता है, शेड्यूल कोई दूसरा आदमी भरता है, बस इतने अंतर हैं, बाकी पैटर्न सबका सेम होता है। तो सबसे पहले बताया अभी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये डिफाइन करना होता है। इसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि क्लियरली आउटलाइन द पर्पस ऑफ द क्वेश्चनायर, व्हाट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डू यू वांट टू गैदर। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है उसके हिसाब से पहले हम क्वेश्चंस बनाते हैं। फिर आइडेंटिफाई द टारगेटेड पॉपुलेशन फॉर द क्वेश्चनायर। क्वेश्चन के लिए जो आपको क्वेश्चन चाहिए है भारत के लिए चाहिए है इन्फॉर्मेशन, तो भारत में सर्वे कराइए। पाकिस्तान के लिए चाहिए तो पाकिस्तान के, चाइना के लिए चाहिए तो चाइना का, या भारत के किसी स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का चाहिए तो वहाँ पे उस लोकेशन का आपको सर्वे कराना पड़ेगा। फिर इसके बाद डेवलप द क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होता है। इसमें अभी ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप से हम आपको बताएंगे, अभी दिखाएंगे अब शेड्यूल, तो उसमें सेम टू सेम इसी टाइप के पैटर्न में क्वेश्चंस दिए रहते हैं। ठीक है, डेवलप द क्वेश्चन। डेवलप द क्वेश्चन में क्या करते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या है कि क्वेश्चंस नॉर्मली दो तरीके के होते हैं, ओपन एंड और क्लोज एंड। ठीक है, ओपन एंड का मतलब क्या हो गया कि अलाउज रिस्पोंडेंट टू आंसर देयर ओन वर्ड। मतलब इसमें क्या है कि जब आदमी अपने मन का नाप आंसर दे, जैसे डॉक्टरों के पास कोई, जैसे गांव के जो बुजुर्ग आदमी हैं, महिलाएं हैं गांव में, जो थोड़ा सा नहीं पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, तो नहीं पढ़े लिखे होते तो जब डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है क्या हुआ, तो बोलेंगे कि हमारा ये हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। इसका मतलब क्या, वो डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे हैं कि हमारा हाथ में कंपन है, अंदर कुछ बुखार टाइप का है, इस तरीके से नहीं बोल पा रहे हैं, हाथ ऐसे ऐसे कर रहा है। अब बताओ उसमें क्या करोगे। तो जब ये मतलब वहाँ पर समझ लीजिए ओपन एंड क्वेश्चन है, वो ओपन एंड है, मतलब क्या कि
उसकी लिमिट नहीं सेट है कि मतलब उसमें आदमी क्या बोलेगा। जब आदमी कोई भी इन्फॉर्मेंट अपनी भाषा में उसका जवाब दे कुछ भी, तो उसको हम कहते हैं ये हमारा ओपन एंड है। जैसे एग्जांपल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट आवर न्यू प्रोडक्ट। सपोज करिए कि जैसे हमने क्लास स्टैटिक्स की चालू की है, अब हम ही आपसे पूछ लें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट माय न्यू स्टैटिक्स क्लास, अभी तक ऑफलाइन में फिर ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन क्लास के बारे में आपको क्या राय है। तो कुछ लोग कहेंगे सर मस्त है, एकदम मस्त है, क्या मतलब। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम डांस करके दिखा रहे हैं आपको कि उसमें डांस मस्त है, हल्ला मचाना है, हुटिंग करना है। तो इसमें यही चीज़ यहाँ पे पूछा जाता है कि आप अपनी भाषा में जब जवाब दे रहे हो चीज़ों का, ठीक है, जब अपनी भाषा में आप एक्साइटमेंट हो या फिर अपने क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो, तो वहाँ पे ओपन एंड होता है। ओपन एंड मतलब क्वेश्चन होता है। और जब यहाँ पे हम क्लोज एंडेड की बात करते हैं तो प्रीवियस स्पेसिफिक ऑप्शन फॉर द आंसर, सॉरी प्रोवाइड्स स्पेसिफिक ऑप्शन फॉर द आंसर। अब जैसे इसमें स्पेसिफिक आंसर आपको कोडिंग जिसको कहते हैं कि कोड दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि आप हाई स्कूल पास हो, हाँ 1 नंबर कोड, इंटर पास हो 2 नंबर कोड, ग्रेजुएट हो 3 नंबर कोड। तो उसमें आपसे पूछे आदमी कि ग्रेजुएट हो कहाँ, आपने हाँ कहा, उसने 3 लिख दिया। मतलब इसमें आप अपनी भाषा में कुछ नहीं बोल पा रहे हो। ऐसा नहीं कह सकते कि पूछा कोई ग्रेजुएट हो, कह तो हाँ लगता तो है, पता नहीं, देख लो आप। तो किसी का चेहरा देखने से नहीं लगता आपको, या किसी का चेहरा देखने से ये नहीं पता चलता कि वो ग्रेजुएट है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके के जो हमारे पास जहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हों, उन ऑप्शन के माध्यम से आंसर हमें देना है, तो उनको हम क्लोज एंडेड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे अपने फॉर एग्जांपल आप अपने वाइवा का देख लीजिए। वाइवा में आप गए, एग्जामिनर सामने बैठे, एग्जामिनर पूछ लिया कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप बताइए। तो आप सब लोग 10 लोगों से पूछा जाएगा, 10 लोग अपनी ही भाषा में जवाब देंगे। कोई कहेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, कोई अगर एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया जाए तो हम उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, या नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ कोई बोला, कोई बोलेगा नंबर ऑफ यूनिट्स को अगर, या नंबर ऑफ जो हमारे पास पॉपुलेशन है, रा डेटा है, उसको हम एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से इंक्रीज असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक पैटर्न बना दे, एक सीक्वेंस बना दे, तो हम उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो अलग अलग तरीके, अलग अलग जवाब, अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग जवाब, तो वहाँ पे ओपन एंड मतलब आप जो जवाब दे रहे हो वो ओपन एंड है। लेकिन अभी यहाँ पे एग्जामिनर आपको एक पेपर पकड़ा दे और उसमें 4 क्वेश्चन लिखा रहे, 4 टेबल बनी रहे, फिर पूछ ले कि उसमें ये बताइए चारों में से कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस जो भी हो वहाँ पे, तो कह दिया जाए कि कौन सा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप किसी एक पे टिक या 2 पे जितना भी रहेगा उसमें उसको बता देंगे। तो जब आपके पास ऑप्शन दे दे तो क्लोज एंडेड हो गया, और जब ऑप्शन ना दे तो वो ओपन एंडेड, ठीक है। अब इसमें देखिए फिर अगला क्या होता है, क्वेश्चन की क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी में क्या है कि इंश्योर क्वेश्चंस आर क्लियर, कंसाइज एंड फ्री ऑफ एम्बिगुइटी। एम्बिगुइटी का मतलब द्विभाषिता, मतलब इस तरीके का अस्पष्टता ना हो। अवॉइड कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल लैंग्वेज दैट रिस्पोंडेंट में नॉट अंडरस्टैंड। तो मतलब हमारे कहने का ये कि आपको इस तरीके की चीज़ों से हमेशा बचना है, जहाँ पर मतलब क्वेश्चन में इस तरीके कोई क्वेश्चन नहीं रखना जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेंट को कंफ्यूजिंग लगे। आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ लीजिए, या ऐसा क्वेश्चन ना डालिए, वहाँ पे लिखिए कि एग्जामिनर जो इन्फॉर्मेंट है वो समझ ही ना पाए कि आप पूछना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो उस वहाँ से इनको अवॉइड करना। फिर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन आपको इस तरीके से रखना है कि आदमी एक के बाद सीक्वेंस से लगातार आंसर देता चला जाए। ऐसा नहीं कि पहले पूछ लीजिए कि आप कितना पढ़े हैं, कहेगा हम पीजी किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अब फिर उसके बाद आप पूछ लीजिए कि मतलब आपके बच्चे हैं,
कहेगा हाँ 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। फिर उसके बाद आप पूछ ले कि शादी हुई है कि नहीं हुई, तो 2 थप्पड़ लगा देगा आपको कि भाई बच्चे हैं उसके, तो इसका मतलब है शादी हुई है। अब शादी के सिलसिले में आप ये पूछ सकते हैं कि वो मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड है, डाइवोर्स्ड है, मतलब लिविंग विथ वाइफ या स्पाउस, लिविंग विदाउट स्पाउस, या जो भी सेपरेटेड या डाइवोर्स का केस जिस तरीके का हो, ये क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा नहीं कि बच्चे 2 बच्चे हैं फिर उसके बाद पूछ रहे हो शादी हुई है कि नहीं हुई है, इस तरीके से बहुत मारेगा वो। ठीक है। तो इस तरीके से मतलब हमारे कहने का क्वेश्चन का ऑर्डर इस तरीके से रखना है कि रिस्पोंडेंट उसमें थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव तरीके से अपना आंसर दे सके। ठीक है। फिर अगला इसमें जो है अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? अवॉइड क्वेश्चंस दैट सजेस्ट द पर्टिकुलर आंसर। एग्जांपल ऑफ लीडिंग क्वेश्चन, डू नॉट थिंक, डोंट यू थिंक आवर प्रोडक्ट इज ग्रेट। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज का वो गड़बड़ी है कि जैसे मान लीजिए कि अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस का मतलब ये हो गया कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछिए कि मतलब जिससे लगे कि आप ही अच्छे हो और वो बेकार है। मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर यहाँ पे डोंट ना करके डू यू थिंक लिख दीजिए, डू यू थिंक और प्रोडक्ट इज ग्रेट। ठीक है। मतलब जैसे मैं स्टडीज पढ़ा रहा हूँ तो ये मैं कह दूँ कि क्या हम ही एक पूरे भारत में अच्छे टीचर हैं? तो ये जब आपसे पूछ लिया जाए या इस तरीके की चीज़ें आपसे बोल दी जाएं तो इसका मतलब क्या है कि आदमी एग्जेजरेट कर रहा है, चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है। सॉरी। तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि इन चीज़ों से, इस टाइप की चीज़ों से आपको बचना होगा। ठीक है। तो हमें लीडिंग क्वेश्चंस, जो हमारे पास हैं इनसे हमें बचना चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या है कि रिस्पॉन्स फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए। जो हमारे रिस्पॉन्स का फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि जिसमें आदमी इंटरेस्टेड हो। तो डिसाइड द रिस्पोंडेंट फॉर्मेट, एग्जांपल मल्टीपल चॉइस, लिंकर्ड स्केल, यस या नो, इस तरीके का कुछ अगर रखें आप तो उसमें आदमी इंटरेस्टेड रहेगा कि थोड़ा सा पूछ लिया जाए कि आपको नौकरी मिली है, हाँ या ना, सरकारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा मिलती है, हाँ या ना। तो इस तरीके की जब भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें वो इंटरेस्टेड रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद इंसर्ट द रिस्पोंडेंट ऑप्शन आर एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस तरीके क्वेश्चन हो कि वो दोनों में आपस में मतलब डिसवाइंट हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है डिसवाइंट होना। तो मतलब हमारे कहने का ये कि जब आप चीज़ों को इस तरीके से देखिए कि मतलब वो डिसवाइंट हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद प्री टेस्ट द क्वेश्चनायर। तो क्वेश्चनायर जब बना लीजिए तो उसका एक पायलट टेस्ट कर लीजिए, पायलट टेस्ट करिए, और जब पायलट टेस्ट कर लीजिए तब उसके बाद उसको मतलब मेन फाइनलाइज क्वेश्चन को फाइनलाइज कीजिए। किसी एक दो मतलब ये कहने का कि जब हम पीएचडी वगैरह करते हैं तो अपना जो क्वेश्चन है, जो हमें रिसर्च का टॉपिक है, जो हमें रिसर्च करना है जिस टॉपिक पे, अगर उस पर हम कोई इस तरीके का सर्वे कराना चाहते हैं तो उस पर मतलब इस तरीके का कुछ आप टेस्ट जब प्रिपेयर करिए तो उससे एक जो आपके सीनियर हैं या जो आपके गाइड हैं उनको दिखाकर जो है इस तरीके का काम करिए। ठीक है। ताकि वो कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट बताएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चनायर जब आप लोगों के पास भेजिए तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा आए। फिर इसके बाद फाइनलाइज द क्वेश्चनायर। फिर उसके बाद आपको फाइनलाइज करना है पायलट टेस्ट के बाद। फिर उसके बाद डिजाइनिंग है शेड्यूल। शेड्यूल में क्या है? शेड्यूल में सेम चीज़ें हैं। आउटलाइन, पहले सबसे पहले डिफाइन द स्कोप, आउटलाइन द टारगेट पॉपुलेशन एंड सैंपल साइज। फिर इसके बाद डिटरमाइन द लोकेशन एंड टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द क्वेश्चनायर। फिर सेलेक्ट द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। इसमें क्या है कि डिसाइड वेदर द क्वेश्चनायर विल बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, एग्जाम्पल सर्वे ऑनलाइन और इंटरव्यू एडमिनिस्ट्रेड। जस्ट आपको बताया अभी ना, क्वेश्चनायर क्या होता है कि
इन्फॉर्मेंट या जैसे हम स्वयं अपने बारे में जानकारी भर रहे हैं किसी कागज़ में, तो वो क्वेश्चन कहलाएगा। लेकिन हमारे सामने जस्ट कोई आदमी बैठा है, हमारा इंटरव्यू लेके वो भर रहा है, हमारे जानकारी के बेसिस पे हमारा ही शेड्यूल कोई और भर रहा है इंटरव्यू के लेते हुए, तो उसको हम कहते हैं ये हमारा एक शेड्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से हमें चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेंगी, इस तरीके से हमें चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं कि जो इंटरव्यूअर है हमारा वो इंटरेस्टिंग तरीके से उसको फेस टू फेस या टेलीफोनिक तरीके से उसको हमसे पूछ सके क्वेश्चंस। फिर इसके बाद कंसीडर द रिसोर्स एंड टाइम अवेलेबल फॉर द डेटा कलेक्शन। अगर इन्फॉर्मेंट के पास टाइम नहीं है तो आप अपने सुटेबल उससे टाइम लीजिए, फिर उसके बाद उसके पास जाइए। फिर क्रिएट टाइम लाइन, फिर डेवलप ए टाइम लाइन फॉर द इंटायर डेटा कलेक्शन प्रोसेस। जो आपके पास डेटा कलेक्शन करना है उसके लिए एक टाइम निर्धारित करिए कि हमें हेल्थ का सर्वे करना है। जैसे भारत में जनगणना होती है, तो जनगणना के लिए ऐसा नहीं कि 10 महीने या 2 साल में की जाती है। जनगणना के लिए नॉर्मली पखवाड़ा निश्चित किया जाता है कि इस तारीख से इस 15 से 20 दिन में हमें पूरे भारत की जनगणना कंडक्ट करनी है। तो उस 15 दिन के अंदर अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आदमी है उसको कलेक्ट करनी होती है। हर एक नॉर्मली प्राइमरी के टीचर को लगाया जाता है गांव स्तर पे, तो उस 15 दिन के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन उनको कलेक्ट करनी होती है। तो वहाँ पे इसका मतलब हो गया क्रिएट टाइमलाइन, तो हमें टाइमलाइन वहाँ पे क्रिएट कर दी जाती है। फिर एलोकेट स्पेसिफिक डेटा फॉर ईच फेज इंक्लूडिंग वेदर टू स्टार्ट एंड फिनिश द डेटा कलेक्शन। मतलब इस तरीके का डेटा हमें जो भी मतलब हमें जैसे सपोज करिए कि हमें बेरोज़गारी का सर्वे करना है, तो आज की डेट में किया, फिर 1-2-3 महीने बाद किया, फिर 2-3 महीने बाद किया, मतलब 3-3 महीने 4-4 महीने के इंटरवल पे देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेरोज़गारी से संबंधित डेटा आते रहते हैं कि पिछले 3 महीने में इस तरीके से बेरोज़गारी रही है। ठीक है, फिर जो हमारे पास इंटरव्यूअर है या जिसको इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे कहा जाता है, वो ट्रेनिंग उसका और उसके इंस्ट्रक्शन क्लियर होने चाहिए। फिर क्या है कि इफ़ यूजिंग इंटरव्यूअर प्रोवाइड ट्रेनिंग टू इंश्योर दे अंडरस्टैंड हाउ टू एडमिनिस्टर द क्वेश्चनायर कंसिस्टेंटली। ठीक, डेवलप द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर बोथ इंटरव्यूअर एंड रिस्पोंडेंट टू इंश्योर द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज। मतलब इस तरीके से आपको कुछ मतलब नियम कानून बनाने हैं कि हमें या जो हम आदमी यूज कर रहे हैं, जो हमारा इंटरव्यूअर है, वो इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से हमारे पास मतलब आदमी होगी जिसको हम ट्रेंड प्रॉपरली किए रहें। तो उसके माध्यम से इन्फॉर्मेशन जब हम लेंगे तो यहाँ पे चीज़ें मोर फ्रूटफुल रहेंगी और रिजल्ट बेस्ट रहेगा। फिर मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, कोई भी सर्वे एनएसएसओ के माध्यम से चल रहा है तो उसकी प्रॉपर हर महीने के अंतिम में उसकी एक रिपोर्ट जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तो उसके माध्यम से गवर्नमेंट हमेशा मॉनिटरिंग करती रहती है। मॉनिटरिंग इसलिए भी करती है कि मतलब जो उसका टाइम निर्धारित किया गया विद इन टाइम सारी चीज़ें चल रही हैं या नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या है, एस्टेब्लिश सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग द डेटा कलेक्शन प्रोसेस टू इंश्योर इट इज़ ऑन शेड्यूल। फिर प्लान ए फॉलोअप एक्टिविटी टू इंश्योर हाई रिस्पॉन्स रेट सच एज रिमाइंडर फॉर रिस्पॉन्डेंट। मतलब जैसे हम किसी गांव में सर्वे करने गए, वहाँ पे लोगों ने सर्वे कराने से मना कर दिया तो डेटा नहीं आएगा हमारे पास। इसलिए कुछ ऐसा इन्वायरमेंट हमें गवर्नमेंट को डिसाइड करना, जैसे प्रचार करना या फिर गांव के लोगों को बताना या नुक्कड़ नाटक, इस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं। ग्राम प्रधान को इन्वॉल्व किया जाता है, गाँव के जो थोड़ा सा सीनियर लोग हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वहाँ का उस गाँव का रिस्पॉन्स अच्छा रहे। ठीक है, अब इसमें वही चीज़ यहाँ पे डिफरेंसेस बता दिए गए हैं आपको कि डिफरेंसेस क्या है क्वेश्चनायर और शेड्यूल में। तो क्वेश्चनायर में क्या करते हैं कि क्वेश्चनायर इज द सेट ऑफ रिटन क्वेश्चन यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट। इट इज़ टाइपिकली फिल्ड आउट बाय द रिस्पोंडेंट देमसेल्फ। ये ध्यान में रखिएगा, ये मेन चीज़ है इतना। ठीक है, रिस्पोंडेंट के द्वारा जो स्वयं से भरी जाए उसको हम क्वेश्चनायर बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि ए शेड्यूल इज सेट ऑफ क्वेश्चंस एडमिनिस्टर्ड बाय एन इंटरव्यूअर। ये
एक इंटरव्यूअर द्वारा भरी जाएगी और इट इज़ फिल्ड बाय द इंटरव्यूअर बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय द रिस्पोंडेंट ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। अरे जैसे गांव में देखे होंगे अभी जनगणना होने वाली है कुछ दिन में, तो जब जनगणना होगी तो आप खुद ही वहाँ पे देख लीजिएगा कि आपके साथ किस तरीके का मतलब एक इंटरव्यू होता है। एक बड़ा सा रजिस्टर रहेगा, उसमें नाम, आपके पिताजी का नाम, फिर माताजी का नाम, फिर कितने भाई बहन हैं, फिर उसके बाद हर एक आदमी की एजुकेशन, एज कितनी है, फिर उसके बाद आपके पास बाइक है, कार है उसके साथ साथ आपकी इनकम कितनी है, खेत कितना है, बगीचा कितना है, घर कितना है, घर पक्का है कच्चा है, किस तरीके के बहुत सारे मतलब 50 क्वेश्चन रहते हैं उसमें। ठीक है, तो इसलिए गांव के आदमी को लगाया जाता है। गांव का प्राइमरी का टीचर आधे लोगों को ऐसे जानता रहता है, उसमें ज़्यादातर चीज़ें भर देता है देखते ही। लेकिन आपसे पूछेगा आपकी एज क्या है, आधार नंबर क्या है, क्या है, मतलब ढेर सारी इन्फॉर्मेशन वो आपसे पूछता है। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी तो ये क्वेश्चनायर और शेड्यूल हो गया, थोड़ा सा 1 घंटे के आसपास क्लास होने वाली है, तो 10 मिनट में हम देख लेते हैं कि आपका ये शेड्यूल बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे यहाँ पे शेड्यूल को लाती है, या किस तरीके का शेड्यूल वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये एक जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है, हाँ, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये उसका शेड्यूल है, जिस पर भी बताया ना कि हर 2-3 महीने में आपको पेपर में पढ़ने को मिलता है कि भारत में बेरोजगारी दर 8% है, 6% है, 5% है, 10% है। तो वही चीज़, उसी चीज़ का यहाँ पे एक शेड्यूल दिखाया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये भारत सरकार के मंत्रालय के बारे में बताया गया है। ये ध्यान में रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो अपना मंत्रालय है स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट का, वो इन सर्वेज को कराता है। ठीक है, ये सर्वे किए कैसे जाते हैं, फिर यहाँ पे देखेंगे ये उसके शेड्यूल है। यहाँ पे देखिए शेड्यूल 0.0, ये कुछ नंबरिंग होती है इसकी नंबरिंग से नहीं मतलब 0.0 क्या है क्या नहीं। इसमें क्या है, फिर स्टेट, यूटी, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, किस गांव का सर्वे करना है उसके हिसाब से सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यूअर है, उसका नाम, फिर डेट, किस डेट पे आया है, किस तरीके से चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे अगर कोई मैप है उस गांव का तो उसको इन्वॉल्व करना होता है। फिर यहाँ पे हैमलेट, गांव बहुत बड़ा है, जैसे अभी बताया नहीं कि बहुत बड़े जंगल का आपको सर्वे करना है, इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो पूरे जंगल के हर एक पेड़ को गिनिए, हर एक पेड़ को नोट करिए कि किस चीज़, कौन सा पेड़ किस चीज़ का है। अगर बहुत बड़ा गांव है तो उस केस में यहाँ पे गांव को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। बहुत बड़ा ऐसे गांव है उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं हैमलेट। ठीक है, हैमलेट का मतलब क्या हो गया, गांव का छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो उसकी लिस्ट वगैरह बनाते हैं। फिर यहाँ पे उसका सिलेक्शन का प्रोसेस बताया गया, हालांकि ये ऑप्शन नहीं, मतलब यहाँ पे मेन चीज़ है कि शेड्यूल में भरते क्या है। हाउस नंबर पहले उसका लिखते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे उसका कुछ सीक्वेंस जो है वो लिखेंगे, फिर उसका नाम लिखेंगे, हाउस होल्ड की साइज, मतलब कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड हैविंग जनरल एजुकेशन, 10th कितने लोग पास हैं। फिर उसके बाद ये बाकी सारी चीज़ें वो ये कोड्स होते हैं, वो इन कोड से आपको बहुत मतलब नहीं है। ये जब वहाँ पे जो डिपार्टमेंट ओरिएंटेड होते हैं, इन क्वेश्चंस में मतलब जैसे एक ये कहा जाए कि जैसे अभी हमने नॉमिनल और आर्डिनल डेटा बताया था, कुछ उसमें ऑर्डर्ड आर्डिनल डेटा होते हैं, कुछ नॉमिनल डेटा होते हैं। तो जैसे यहाँ पे इनका आगे चल के जब इसकी अभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जब हम भरेंगे आगे चल के यहाँ पर, हाँ यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर, फिर उसके बाद नेम ऑफ द मेंबर, नेम ऑफ द मेंबर जैसे मैंने लिख दिया अभिषेक, मेरा ही नाम। तो अब यहाँ पे क्या है कि अब ये स्वयं का स्वयं के साथ रिलेशन जो होता है उसका कोड यहाँ पे दिया जाएगा। फिर जेंडर मेल है कि फीमेल, यहाँ मेल के लिए एक कोड है। ये ध्यान में रखिए, जहाँ पे आपको कोडिंग दे दी गई, मतलब कोई ऑर्डरिंग नहीं की जा रही है, तो वहाँ पर क्या है, ये नॉमिनल डेटा होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एज, मैरिटल स्टेटस, फिर
जनरल जो एजुकेशन लेवल है, फिर टेक्निकल कुछ एजुकेशन है, फिर इस तरीके की सारी चीज़ें भरी जाती हैं। तो एजुकेशन वगैरह यहाँ पे चीज़ें ऐड की जा रही है, तो ये इतना आपका ऑर्डिनल डेटा हो जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद ये चीज़ें हैं, यहाँ पे देखेंगे तो वोकेशनल जो या टेक्निकल कोई चीज़ है तो उसकी बात करते हैं। जैसे गांव में किसानों को कुछ स्पेशल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है कि आपको कैसे देख के पहचानना है कौन सी मतलब फसल में कौन से यहाँ पे कीड़े लगे हैं या कौन सा रोग लगा है, किस तरीके की दवाएं आपको यूज करनी है, उस तरीके के यहाँ पे चीज़ें बताई गई। फिर ये कोडिंग है, ये जस्ट इसकी कोडिंग है कि कौन सा कोड किस केस में दिया जाएगा। एम्प्लाई अगर अपना काम कर रहा है तो 11, एम्प्लॉयर है तो 12, इस तरीके के कोड वहाँ पे दिए जाते हैं। फिर इसके बाद ये यहाँ पर देखेंगे तो ये इंश्योर प्रिंसिपल एक्टिविटी, जो मेन एक्टिविटी है उसका क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक आदमी गांव में खेती भी कर रहा और दुकान भी चलाता है, तो उसमें उसका मुख्य व्यवसाय क्या है, वो सारी चीज़ों के बारे में भरा जाता है। फिर वो काम कैसा कर रहा है, बाकी इस तरीके से बहुत सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। ठीक है। तो ये अब यहाँ पे देखिए रोजगारी बेरोजगारी का डेटा है, तो ये इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो भी आदमी है डेमोग्राफी का पर्टिकुलर ऑफ हाउस होल्ड, तो उस आदमी का डेमोग्राफी भरी जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे वो 7 दिन मतलब ये पहले दिन से लेकर 7 दिन तक मतलब पूरे हफ्ते में वो क्या कर रहा है उसकी एक्टिविटी यहाँ भरी जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से बताया जाएगा कि वो मान लीजिए कि इसमें वो कोई आदमी है 2 दिन काम पे गया, बाकी अन्य दिनों पे उसको काम ही नहीं मिला। इसका मतलब क्या हो गया, 2 दिन, 7 दिनों में 2 दिन काम मिला, 2/7 इंटू 100, ये उसका रोजगार का दिवस हो जाएगा। बेरोजगारी का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, 4/7। ठीक है। तो इस तरीके से डेटा कैलकुलेट होता है रोजगार और बेरोजगारी का। ठीक है। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, और थोड़ा सा देख रहे हैं कि बाकी जो हमने स्टेटिस्टिक्स अपने चैनल की देखी है उसमें देख रहे हैं कि 52% के आसपास लोग नॉन सब्सक्राइब्ड हैं, मतलब वीडियोस तो देख रहे हैं, सब्सक्राइब लाइक नहीं कर रहे हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मतलब एक तरीके से हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव ए नाइस डे।